तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, बीपीएससी द्वारा पूछे गए प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर हैं उसको हम लगातार कर रहे हैं और ये हमारा पार्ट नंबर 3 है बीपीएससी का क्वेश्चन जो हम सॉल्व कर रहे हैं। तो अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से जाकर चेक कर सकते हैं और उन्हें देख सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स, बीपीएससी के द्वारा जो पूछे गए क्वेश्चंस होते हैं वो कई बार रिपीट भी होते हैं। आप इस पेपर में जो आप देने जाएंगे इसमें आप आजमा सकते हैं। तो वही इसका सीरीज नंबर 3 है। तो आज हम करेंगे, ये ओरिजिनल पेपर है जो कि बीपीएससी ने पूछा हुआ था क्वेश्चंस, उसके बारे में आज हम बात करेंगे और उनके क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। तो फ्रेंड्स देखो, पहला क्वेश्चन आज का हमारा लिखा हुआ है, प्रथम बौद्ध महासभा कहाँ आयोजित की गई थी? तो ये आयोजित की गई थी यानी कि राजगृह, ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है, कितने भिक्षुओं ने भाग लिया था? तो इसमें लिया था 3000 के, मतलब हजार होता है, 3 से 4000 भिक्षुओं ने भाग लिया था जब ये महासभा हुई थी। ठीक है, आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं 62 नंबर। इसमें बोला जा रहा है किस गुप्त शासक ने अपने बड़े भाई की हत्या कर सत्ता प्राप्त कर ली थी? तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा सी, यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने। तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने हत्या कर दी थी अपने बड़े भाई की और उसकी ही पत्नी से शादी भी कर ली थी। किसने? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन नंबर 63 है आज का, वर्धन राजवंश की स्थापना किसने करी थी? तो वर्धन राजवंश की स्थापना करी थी पुष्यभूति ने। और इनका अगर पूरा नाम हम देखें तो यहाँ पर होता है पुष्यभूति, तो नाम ही है और इसके साथ साथ आगे वर्धन भी नाम है, तो पूरा नाम इनका पुष्यभूति वर्धन। ठीक है, और इन्हें कब स्थापना करी थी? तो ये करी थी 6वीं शताब्दी में, क्योंकि कई बार पूछा जाता है पेपर में कि किसने करी थी और कब करी थी, और कई बार ये भी पूछ लिया जाता है वहां पर, इसके बारे में, ईयर के बारे में भी पूछ लिया जाता है कि किस सन में करा था। तो देखो, सन की बात है यहाँ पर 583 के आसपास करा था, 583 से 605 के बीच में करी थी। ठीक है, तो इनमें से कोई सा भी आ जाए तो एवरेज आप लगा लेना। अगला फ्रेंड्स आज का देखते हैं क्वेश्चन 60, कौन सा नंबर है हमारा? 64 नंबर। 64 नंबर पे बोला जा रहा है रोमन साम्राज्य से व्यापारिक संबंध किसने स्थापित करे थे? तो देखो, 64 का जो क्वेश्चन है वो आप अपने आप से करेंगे, ये आप पर छोड़ता हूँ कि इसको आप चाहें तो गूगल का सहारा भी ले सकते हैं और इसको कमेंट में आपको बताना है कि इसका आंसर सही क्या होना चाहिए आपके हिसाब से। ठीक है फ्रेंड्स, आइए बढ़ते हैं आज का अगला क्वेश्चन 65 नंबर। इसमें बोला जा रहा है मुस्लिम शासक जिसका साम्राज्य दार उल इस्लाम का एक भाग माना जाता था, तो किसका शासक है जो ये माना जाता था इसका एक हिस्सा? तो यहाँ पर हो जाएगा इल्तुतमिश, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स आज का 66 क्वेश्चन। इसमें बोला जा रहा है इनमें से किसने खलीफा शक्ति का विरोध करा था? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आता है, तो किसने करा था विरोध? ऑप्शन बी, अलाउद्दीन खिलजी ने। अगला क्वेश्चन आज का देखते हैं हम 67 नंबर। यहाँ पर बोला जा रहा है तुगरिक खान ने किसके शासन के दौरान विद्रोह किया था? तो विद्रोह करा था इसने फिरोज तुगलक। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? फिरोज तुगलक। ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 67 के बाद होगा 68 नंबर। बोला जा रहा है 68 नंबर पे सर्वप्रथम किस मुगल शासक ने ब्रिटिश के विरुद्ध संघर्ष किया था? तो यहाँ पर किसने करा था? औरंगजेब ने करा था, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा बी नंबर। 69 नंबर देखते हैं आज का। इसमें फ्रेंड्स लिखा हुआ है निम्न में से कौन से सामाजिक सुधार विलियम बेंटिंग ने करे थे? तो यहाँ पर देखो, सती प्रथा का उन्मूलन भी करा था, दास प्रथा का भी उन्मूलन करा था, और इसके बाद यहाँ पर धर्म परिवर्तन के कारण जो अयोग्यता थी उसको भी प्रावधान करा था कि इसे हटाया जाए। और अगला, ठगी के संगठित गिरोहों का दमन भी करा था। मतलब कहने का मतलब है कि सारे के सारे ऑप्शन सही हैं, तो हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, यानी कि 1 2 3 तीनों ही सही हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं आज का 70 क्वेश्चन दिया है किसने सिंध विजिट कर उसका अधिग्रहण कर लिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि स्लीमन ने कर लिया था। अगला क्वेश्चन 71 है फ्रेंड्स। इसमें बोला जा रहा है भारत में प्रथम जनगणना किस वर्ष प्रारंभ हुई थी? बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इस पे स्टार लगा के लिख दो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये कब जनगणना हुई थी पहली वाली? तो ये हुआ था 1872 में, और कई बार दूसरी भी पूछ ली जाती तो कब बोलेंगे? वो हुए थे 1881 में। ठीक है, और जब ये पहली जनगणना हुई थी फ्रेंड्स, अगर हम कह दें कि ये वाली जो जनगणना हुई थी तो ये कब हुई थी? 1872 में। तो तब की जनगणना के अनुसार लोग कितने थे? तो जनसंख्या कितनी थी? 12.1 करोड़। ये भी आपको याद रखना है, इतने लोग थे जब पहली जनगणना हुई थी। अगला है 72 क्वेश्चन। इसमें बोला जा रहा है
सुखदेव भगत सिंह तथा राजगुरु को किस तारीख को फांसी दी गई थी? तो फांसी कब दी गई थी ये आप सबको पता होगा, 23 मार्च 1931, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स आज का 73 नंबर, और 73 पे बोला जा रहा है यहाँ पर, महात्मा गांधी द्वारा 1940 में प्रारंभ किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह के तीसरे सत्याग्रही कौन थे? तो इसके जो तीसरे सत्याग्रही थे वो थे यहाँ पर ब्रह्मदत्त, ठीक है। और अगर सेकंड की बात कर लें तो सेकंड हो जाएंगे हमारे जवाहरलाल नेहरू, ये सेकंड थे। और जो तीसरे की बात हो रही तो ये है ब्रह्मदत्त, जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स आज का 74 नंबर, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान खुफिया रेडियो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, खुफिया रेडियो किसने प्रारंभ करा था? तो ये किसने करा था? ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए, यानी कि उषा मेहता ने प्रारंभ करा था खुफिया रेडियो, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स 75 नंबर, मगध शासक बिम्बिसार का चिकित्सक कौन था? ये भी इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पर हो जाएगा जीवक, ऑप्शन नंबर सी, ये इसके चिकित्सक थे, मतलब इसके डॉक्टर थे जो इसका इलाज करते थे। अब आगे देखते हैं 76 नंबर, इसमें बोला जा रहा है बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक था, वो कौन था? यानी कि तुर्क सत्ता का जो स्थापक था, बिहार की बात हो रही है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो बिहार में वास्तविक रूप से देखा जाए तो कौन था? तो इसका हो जाएगा आंसर हमारा इब्न बख्तियार खिलजी, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा बी वाला। अगला क्वेश्चन 77 नंबर पे, बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? तो यहाँ पर हो जाएगा फ्रेंड्स फर्स्ट, यानी कि ए नंबर, सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा जो थे वो प्रथम गवर्नर थे, कहाँ के? बिहार के, ये भी आपको याद रखना है। अगला है 78 नंबर, संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? यानी कि जो मेन लीडर थे संथाल विद्रोह में वो कौन थे? तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सिद्धू और कान्हू थे, ये दो भाई थे, ये दोनों ही उसके लीडर थे। और संथाल विद्रोह अगर पूछा जाए कब हुआ था तो आपको बता देना है 1855 से लेकर के 56 के बीच में हुआ था, ठीक है। 1855 से 56 के बीच में संथाल विद्रोह हुआ था। अगला क्वेश्चन आज का देखते हैं 79 नंबर, बोला जा रहा है बिहार का चौरी विद्रोह किस वर्ष हुआ? तो देखो फ्रेंड्स कंफ्यूज नहीं होना, चौरी चौरा बात अलग हो रही है, चौरी विद्रोह और जो कि कहाँ हुआ था? बिहार में, इसकी बात हो रही है। तो ये वाला कब हुआ था? तो यहाँ पर हुआ था ये डी, यानी कि 1784 में, ठीक है फ्रेंड्स। तो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी। अगला 80 नंबर देखते हैं आज का हमारा, किस वर्ष उड़ीसा को बिहार से पृथक किया गया है? यानी कि ये बिहार स्पेशल में जो आते हैं क्वेश्चंस उससे रिलेटेड है क्वेश्चन, आपको याद रखना है। तो किस वर्ष जो है बिहार से अलग हुआ था उड़ीसा, यानी कि नया राज्य जो उड़ीसा है बिहार से हट करके कब बनाया गया था? तो देखो फ्रेंड्स ये बनाया गया था यहाँ पर अगर रियल में देखा जाए तो 1935 में, ठीक है। लेकिन इसमें ऑप्शन के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो 1936 है, तो यहाँ पर 36 में हम कहेंगे, ठीक है। इसका प्रावधान जो है वो शुरू हो गया था 35 में, लेकिन मेन अगर कंप्लीट करके देखें कि कंप्लीट कब हो गया था तो 1936 में पूरा प्रोसेस हो गया था, ठीक है। 81 नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं, सौर मंडल का प्रधान आकाशीय पिंड कौन सा है? तो ये तो आप सबको पता है क्या है, सूर्य है जो हमारा मेन रोल निभाता है, ठीक है। अगला है 82 नंबर, 82 नंबर पे बोला जा रहा है पृथ्वी की आंतरिक परत नीफे के निर्माण में किन तत्वों की प्रचुरता है? यानी कि जो नीफे परत है वो किससे मिलकर बनी है ये कहना चाहता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा नी से निकेल हो जाएगा, फे से फेरम हो जाएगा, तो यहाँ पर कहेंगे निकेल और फेरम। कई बार ऐसा भी होता है निकेल और फेरम को फेरम नहीं लिखता है, वहां पर लोहा भी लिख देता है, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना, फेरम को ही लोहा बोलते हैं, तो ये भी आ सकता है। अगला 83 क्वेश्चन दिया है, 83 पे बोला जा रहा है भौगोलिक अपर्दन चक्र की संकल्पना इनमें से किसने प्रस्तुत करी थी? तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि WM डेविस ने प्रस्तुत करा था, ठीक फ्रेंड्स। अगला देखते हैं आज का 84 नंबर, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो गरजने वाली चालीसा जिसका नाम क्रुद्ध पचासा, चीखने वाली साठा, पौने पृथ्वी की किस गोलार्ध पर चलती हैं? तो देखो फ्रेंड्स कई सारे ऑप्शंस दे दिए कंफ्यूज करने के लिए, उत्तरी दक्षिणी पूर्वी सब कुछ दे दिया है, तो कंफ्यूज फिर भी नहीं होना है आपको। तो यहाँ पर हो जाएगा दक्षिणी गोलार्ध पर ये सारी हवाएं चलती हैं, सबसे उसमें क्या आता है गरजने वाली चालीसा। तो ये कितने डिग्री पर पाई जाती हैं? तो ये आपको याद रखना है 40 डिग्री से 50 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध पर पाई जाती हैं, ठीक है। 45 नंबर पर बोला जा रहा है यहाँ पर सार गैसो सागर एक हिस्सा है, तो सार गैसो सागर जो है वो किसका हिस्सा है? तो ये हिस्सा है उत्तरी अटलांटिक महासागर का, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा सी। अगला बोला जा रहा है 86 नंबर,
और 86 पे बोला जा रहा है भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को क्या कहते हैं, यानी कि भारत और चीन के बीच जो रेखा है उसका नाम क्या है। तो यहाँ पर नाम है इसका मैक-मोहन रेखा, ठीक है। और अगर हम कहें कि इसका कब हुआ था विभाजन, कब बनी थी, तो ये बनी थी 1913-14 के बीच में, ठीक है। और कौन थे, एक शिमला समझौता जब हुआ था तो शिमला समझौता में ही ये बंटवारा हो गया था मैक-मोहन रेखा का, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, एक यहाँ पर मैक-मोहन नाम आ रहा है, देख रहे होंगे आप कि मैक-मोहन जो हमने नाम लिया, तो ये रेखा का नाम तो है लेकिन एक व्यक्ति का भी नाम है। तो ये थे कौन व्यक्ति, मैक-मोहन कौन थे, तो ये एक वार्ताकार थे। वार्ताकार जानते हैं, जो कि सजेशन करते हैं, जो एक दूसरे से एक्सपर्ट होते हैं बातों के, जो हर एक गवर्नमेंट के पास रहते हैं, एक्सपर्ट सलाहकार कह सकते हैं आप। तो ये थे मैक-मोहन, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स आज का 87 नंबर। 87 पे बोला जा रहा है, यहाँ पर छोटा कर देता हूँ इसको ताकि दिखाई दे। राजस्थान में बहुत कम वर्षा होती है और इसका कारण क्या है। तो फ्रेंड्स देखो, इसके मैं चारों ऑप्शन आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ में आ जाए। तो इसका ऑप्शन आपको अपने हिसाब से बता देना है कि क्या होना चाहिए इसका ऑप्शन, और आपको सबको कमेंट करना है और कमेंट करके आप बताएंगे। जिसका कमेंट सही होगा उसको हम कमेंट बॉक्स में पिन कर देंगे, ठीक है। आपको ये करना है, तो ये सही से आप देख लीजिए 87 इसका आंसर आपको बताना है। तो आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स आज का 87 के बाद 88 नंबर पे। 88 पे देखो बोला जा रहा है, यहाँ पर बोला जा रहा है निम्न कथनों पर विचार करना है, यानी कि ये कथन पढ़ने हैं और बताना है सही है या गलत है, ठीक है। तो 88 नंबर पे बोला जा रहा है भारत में बाघ परियोजना 1973 में चालू की गई थी। तो देखो यहाँ पर चालू की गई थी, बिल्कुल सही है 1973 में, ठीक है। अगला है वर्ष 2022 में राष्ट्रीय जैव विविधता का दिवस मनाया गया था, जिसकी विषय वस्तु सभी जीवन के लिए एक साझा भविष्य का निर्माण है। तो देखो करंट अफेयर से रिलेटेड है, इसको ये भी याद रखना है। अब 2022 आप याद नहीं रखेंगे, अब 23 के हिसाब से आपको चलना है, ठीक है। तो आप इसको देख लेना अपने हिसाब से, इसका एक आइडिया लग जाएगा। फिलहाल के लिए इसका जो मैं ऑप्शन बताता हूँ इसका करेक्ट क्या है, तो करेक्ट है यानी कि डी नंबर। इसमें से तीनों ही सही है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, क्योंकि बाघ परियोजना को मतलब क्या होता है कि बाघों को सुरक्षित रखा जा सके, उनका जीवन बचाए, उनकी जनसंख्या को बढ़ाया जा सके। तो ये भी हमारा सही है, यानी कि 1 2 3 तीनों सही है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा डी। अगला देखते हैं फ्रेंड्स आज का 89 नंबर। और 89 नंबर, करेवा किस प्रकार की खेती के लिए प्रसिद्ध है। तो करेवा से आपको याद रखना है क्या, केसर, ठीक है। तो यहाँ जम्मू कश्मीर फेमस ही है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, करेवा खेती का संबंध केसर से है। अगला 90 नंबर, 90 पे बोला जा रहा है भारत का कौन सा राज्य थोरियम उत्पादन में अग्रणी है, यानी कि सबसे ज्यादा थोरियम का उत्पादन जो होता है हमारे भारत में कहाँ होता है, तो वो होता है केरला में, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा वहां पर बी। अब आगे देखते हैं आज का जो हमारा क्वेश्चन है 91 नंबर। इस पे बोला जा रहा है यहाँ पर अखबारी कागज उद्योग निम्न में से किस स्थान पर अवस्थित है, यानी कि कहाँ पर है, तो ये है नेपा नगर। और नेपा नगर कहाँ पर पड़ता है, तो ये पड़ता है एमपी में, ठीक है। जो कि नेपा नगर इसीलिए फेमस ही है कागजी उद्योग के लिए, कागज का निर्माण होता है। अगला 92 देखते हैं आज का, और 92 पे बोला जा रहा है भारत में प्रथम कोयला खदान जो है कहाँ खोदी गई थी, तो ये खोदी गई थी फ्रेंड्स यहाँ पर रानीगंज में, ठीक है। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं आज का 93 वाला, और 93 पे बोला जा रहा है भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक अनुसूचित जनजातियां कौन हैं, यानी कि पूरे भारत में अगर देखा जाए 2011 के अनुसार तो अनुसूचित जातियां जो हैं उनमें से कौन सी जाति जो है सबसे ज़्यादा है, तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी, यानी कि भील जनजाति सबसे ज़्यादा है। और अगर हम बात करें कितनी है, तो ये है 38%, ठीक है। पूरी आबादी का 38% है, यानी जितने में हम 100 लोग रहते हैं उसमें से 38% ये अकेले ही हैं। अब देखो यहाँ पर अगर हम कहें कि ये पाए कहाँ पर जाते हैं, तो देखो ये पाए जाते हैं महाराष्ट्र में, ठीक है। मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, आप समझ जाना। और इसके बाद लिखे जाते हैं कहाँ पर, गुजरात में भी पाए जाते हैं, ठीक है। और कहाँ पर पाए जाते हैं, मध्य प्रदेश में भी पाए जाते हैं, ठीक है। और इसके अलावा कुछ हिस्से राजस्थान में भी पाए जाते हैं, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। तो इतनी जगह ये पाई जाती हैं जनजातियाँ। अगला है फ्रेंड्स यहाँ पर 94 नंबर, और 94 पे बोला जा रहा है बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसको बिल्कुल भी याद रख लीजिए, अभी रट लीजिए। इसका जो एरिया है बिहार का, बिहार स्पेशल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसका जो एरिया है वो है यहाँ पर कितना, 94,163 वर्ग किलोमीटर। तो ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा सी।
अगला देखते हैं आज का 95 क्वेश्चन। 95 पे बोला जा रहा है बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं। ये तो आप सबको रटा ही होगा, किसको बोलते हैं, कोसी नदी को। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं आज का 96 नंबर। बोला जा रहा है 96 नंबर पे बिहार के किस जिले में तेल्हाड़ कुंड जलप्रपात है। तो ये भी आपको याद रखना है, तेल्हाड़ कुंड जलप्रपात कहाँ है, तो बिहार में है। और अगर डीपली पूछ लिया जाए, जैसे इसमें पूछा गया है, क्या पूछा गया है यहाँ पर कि जो जलप्रपात है बिहार पर कहाँ पर है, यानी कि जलप्रपात ये वाला बिहार में किस जिले में है, तो ये भी आपको बताना है। तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, यानी कि कैमूर जिले में ये जलप्रपात पड़ता है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आज का 97 है, और 97 पे बोला जा रहा है एशिया की सबसे बड़ी एवं सबसे ताजा जल वाली गोखुर झील, ये भी आपको याद रखना है। गोखुर झील बिहार में कौन सी है, यानी कि गोखुर झील का दूसरा नाम क्या है, तो इस ऑप्शन हो जाएगा हमारा यहाँ पर कनवार झील। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा इसका ऑप्शन कनवार। तो देखो कहीं पर कनवार लिखा होता है, कहीं पर कावर भी लिखा होता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, जो भी आपको मिल जाए कनवार या कावर उसी में आपको टिक कर देना है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स यहाँ पर है बिहार के किस जिले में सबसे अधिक सोने का भंडार है। तो सोने का भंडार सबसे अधिक किस जिले में है, तो ये है यहाँ पर बांका जिला एक पड़ता है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा सोना मिलता है। कहाँ पर, बिहार की बात हो रही है। अगला क्वेश्चन आज का 99 नंबर देखते हैं। इसमें लिखा है बिहार के किस जिले को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, सिल्क सिटी हम किस जिले को जानते हैं जो कि बिहार में पड़ता है, तो ये पड़ता है भागलपुर। ठीक है, अब भागलपुर क्यों, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा रेशम का उत्पादन होता है, इस वजह से इसको हम सिल्क सिटी के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स आज का 100 नंबर, और इस पे बोला जा रहा है भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता की दर क्या है। तो ये बताना है कि महिलाओं की साक्षरता दर क्या है बिहार में 2011 के अनुसार। ठीक है, नए आंकड़े तो अभी आए नहीं, तो जब नए आंकड़े आएंगे तो उसके हिसाब से देखा जाएगा। फिलहाल जो पेपर में आने वाला है वो हमें देखना है। तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा फिलहाल के लिए अगर देखा जाए, तो यहाँ पर देखो कुछ भी नहीं दिया हुआ है वैसा, क्योंकि वहाँ पर फीमेल की जो साक्षरता दर है वो है लगभग 53.33% है, जबकि यहाँ पर कहीं नहीं दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर नियर अबाउट की हम बात करें तो नियर अबाउट में ये डी पहुँचता है, लेकिन मेरा हिसाब से मानना है कि इसमें कोई भी नहीं चाहिए, ऑप्शन नंबर ई होना चाहिए। ठीक है, ये हो गई फीमेल की बात। और अगर हम बात करें कि जो मेल हैं वो कितने हैं, तो देखो मेल की साक्षरता दर थोड़ा सा ज़्यादा है, और वो कितनी है 73%। ठीक है, 73% है, लेकिन उसके आगे 73.39 है, लेकिन आप मान लो 73%। अगर कुल पूछें टोटल मेल और फीमेल की मिला के, तो टोटल है वहाँ पर 61.80% है, ये भी आपको याद रखना है। तो आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं, और आई होप गाइस वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें, ताकि हम तो ऐसे ही हम लाते रहें और आप तक पहुंचाते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।